गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद थनु। से इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 19 फ़ैब को। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ऑलमोस्ट आपके पास 3 to 4 डेज़ है। सो उसके रिगार्डिंग हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का डीएम आ रहा था, उन्हें मैकेनिकल का सैम्पल पेपर चाहिए। सो उसके रिगार्डिंग हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जितने भी ब्रांचेस के सैम्पल पेपर है लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो सारे सिरामिक, मेटलर्जी, उनके सारे सैम्पल पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे फाइल सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, फाइल सेक्शन में। एंड आईओटी के क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, उनका पीडीएफ जो है, क्लासेस जो हो चुकी है उनकी पीडीएफ भी ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोडेड है, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही ये क्लास ख़त्म होता है उसके बाद ये सैम्पल पेपर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ इसका मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। कुछ टाइम बाद आप उनको वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज़ अबाउट। इसमें क्या पूछा है आपका, थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन का कितना होता है। थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन का कितना होता है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 65%, 50%, 80% और 70%। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज़ अबाउट 70%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड। द फॉलोइंग, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना चाहिए हमें फॉर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ फ्यूल। जब ये 1 लीटर फ्यूल को कंज्यूम करता है तो वॉल्यूम ऑफ एयर की कितनी ज़रूरत है बाय अ 4 स्ट्रोक इंजन इज। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 to 6 मीटर क्यूबिक, 9 to 10 मीटर क्यूबिक, 2.5 एंड 1 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 9 to 10 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ फ्यूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एयर। ठीक है, सो पूछा गया है कौन सा मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर इन केस ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन के केस में सबसे आपका इफेक्टिव एयर क्लीनर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑयल बाथ टाइप। सो ऑयल बाथ टाइप जो आपका होता है मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर होता है, किसके केस में, डीजल इंजन के केस में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोडाइनेमिक लॉ। इसमें आपका पूछा गया है थर्मोडाइनेमिक लॉ कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आइडियल गैस लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। सो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोडाइनेमिक लॉ। इसमें पूछा गया थर्मोडाइनेमिक लॉ कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर स्केल। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर स्केल का वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 के, 0 के, 1 के एंड 4 के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछा गया है एब्सोल्यूट थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर स्केल। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर स्केल का जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next question is the stress which acts in direction perpendicular to the area is called as। so इसमें क्या पूछा गया है, स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है। स्ट्रेस जो एक्ट करता है, यानी स्ट्रेस जो हमारा लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस या नन ऑफ दिस अबव। सो सबसे पहले मैं बता दूं थर्मल स्ट्रेस क्या है।
सो थर्मल स्ट्रेस का जो केस आता है तब आता है जब आपका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। उसके वजह से क्या होता है, जो भी लाइक थर्मल स्ट्रेस का अगर एग्जांपल आपको समझना है तो आप उसको ब्रिज का एक्सपेंशन आप देख सकते हो, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उस क्या होता है, वो जो चीज़ें होती है वो एक्सपैंड करने की कोशिश करती हैं। एक्सपैंड मतलब अगर समथिंग इतना है तो वो थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा नहीं, इतना सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। और अगर टेम्परेचर का डिक्रीमेंट होता है तो एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। सो शियर स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, वो मैं बता दूं। ये एक बार है, जब हमने इसमें लोड को अप्लाई किया, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, लोड को अप्लाई करते हैं, तो अगर स्ट्रेस हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर अप्लाई होता है तो उसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस किसे बोलते हैं, जो हमारा स्ट्रेस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर अप्लाई होता है उसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ समथिंग, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के हम लोग परपेंडिकुलर लोड को अप्लाई करते हैं यानी 90 डिग्री, सो इस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अगर हम लोग स्ट्रेस को यानी लोड को क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलॉन्ग अप्लाई करते हैं, ठीक है, पैरेलल अप्लाई करते हैं, तो इसी हम लोग लोड को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। शियर लाइक देख सकते हो आप, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलॉन्ग है ना, अलॉन्ग है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और ये परपेंडिकुलर है, लोड बन रहा है तो देखो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉर्मल स्ट्रेस द स्ट्रेस विच एक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। स्ट्रेस अगर परपेंडिकुलर टू द एरिया पे लगता है तो उस स्ट्रेस को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इन कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछा गया। सो कैंटिलीवर बीम को मैं ड्रॉ करती हूँ, ये आपका कैंटिलीवर बीम हो गया। यहाँ पर कहीं भी हम लोग लोड को अप्लाई कर देते हैं, अगर यहाँ पर लोड को अप्लाई किया, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। सो इन कैंटिलीवर बीम दी डिफ्लेक्शन इज जीरो एट। सो देखो कैंटिलीवर बीम में का कुछ डिफ्लेक्शन इस टाइप से होता है, ये जो लोड जाता है तो कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से लोड को आप लगाओगे तो ये समथिंग इस टाइप से डिफ्लेक्टेड होगा, कुछ इस टाइप से दिखले। तो इसमें डिफ्लेक्शन पूछा है, तो डिफ्लेक्शन जीरो कहाँ होता है, कैंटिलीवर के केस में आप जब देखते हो तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर जीरो क्या कहाँ होता है, तो यहाँ पर आपका फिक्स्ड एंड पे यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है, और यहाँ पर थीटा एंगल बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन इफ स्लोप इज। इसमें क्या कैलकुलेट बोला गया है, डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अगर आपका स्लोप इफ स्लोप इज 0 पॉइंट, स्लोप कितना दे दिया गया है 0.0225, ये आपका स्लोप दे दिया गया है। टेक अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, टेक अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बेंडिंग मोमेंट टू फ्री एंड इज 2 मीटर, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस लिया गया है सीओजी के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो डिस्टेंस लिया गया है वो 2 मीटर लिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि लाइक उन्हें आंसर की भी चाहिए होता है, सो ये न्यूमेरिकल में भी अगर आपको नहीं आता होगा इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे इसमें क्या क्या दिया गया है, पहले तो हमारा इसमें स्लोप दे दिया गया है, स्लोप जो है हमारा रेडियन में दिया गया है, ठीक है। और डिस्टेंस जो हमारा कितना दिया गया है, डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है, ये 2 मीटर डिस्टेंस दिया गया है, लेकिन आप ऑप्शन में देख सकते हो इसको हमें एमएम में कन्वर्ट करना होगा। सो पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर इसको एमएम में कन्वर्ट कीजिएगा। सो आप जैसे कि जानते हो इलास्टिक कर्व के लिए ए एक्स अपॉन क्या होता है, ई आई होता है। सो यहाँ पर क्या हमें ऑलरेडी स्लोप यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, स्लोप मेंशन कर दिया गया है। सो स्लोप अगर हमें मेंशन कर दिया गया है एंड जो डिस्टेंस भी मेंटेन है मेंशन है, तो इससे हम लोग पुट कर देंगे डायरेक्ट फार्मूला पे।
सो अगर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं 0.0225 इंटू 2। डिस्टेंस हमारा क्या दिया है 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आप पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी समथिंग, इसको 25 तो अब जैसे ही 2 to 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका समथिंग आएगा 450 आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट कितने बाद दिया है 1 2 3 4। सो आप इसको 0 पॉइंट समथिंग आपका ये मीटर में आ जाएगा। और एमएम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, मीटर से आप जब एमएम में जाते हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, समथिंग 45। सो आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारा देखो इसमें सारी चीज़ें दे दी गई है, बस आपको फार्मूला पे पुट करना है, ठीक है। सो अगर आपको डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला आता है, डिफ्लेक्शन का फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पर मैं बता दी हूँ, क्या AX/EI, ठीक है। एंड इस फार्मूला पे आप डायरेक्ट पुट कर दोगे AX/EI को हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, स्लोप इक्वेशन है। आपका स्लोप इक्वेशन A/EI है, ठीक है, जो कि हमारा क्या दे दिया गया है 0.0225। ये स्लोप इक्वेशन हमें दे दी गई है और डिस्टेंस दे दिया गया है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्शन इज एट। सो इसमें क्या पूछा गया, पहले सिंपली सपोर्टेड हम लोग बनाते हैं। सो सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग किसे कहते हैं, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है। सो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में एक एंड जो हमारा हिंज हो, दूसरा एंड जो हमारा रोलर हो, सो उस हम लोग बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम बोल सकते हैं। आपका हिंज रोलर कहीं भी फिक्स हो सकता है। ये हमने मान लिया रोलर है, ये हिंज है, ठीक है, ये हिंज है हमारा, ये रोलर है। सो हमारा एक एंड जो अगर रोलर होता है, दूसरा हिंज होता है, तो इसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है इन सिंपली सपोर्टेड बीम द डिफ्लेक्शन इज जीरो एट। सो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो डिफ्लेक्शन होता है वो जीरो कहाँ होता है। सो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हमारा डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। मैं डिफ्लेक्शन आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। डिफ्लेक्शन जो होता है समथिंग इस टाइप से होता है। सो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है, यानी मिड पॉइंट में यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, WL²/8 आई थिंक, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें मिड पॉइंट पे देखने मिलता है ये, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो पूछा है। सो यहाँ पर जो सपोर्ट पे देखोगे, यानी सपोर्ट यहाँ पर है, सपोर्ट पे आपको डिफ्लेक्शन जो है जीरो देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए। मिड स्पैन पे जो होता है आपका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, यानी मैक्सिमम होता है। सपोर्ट, तो सपोर्ट पे जो होता है थ्रू आउट, ये भी ऑप्शन गलत है। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ लोड, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एट सपोर्ट जो आपका डिफ्लेक्शन होता है जीरो होता है, ठीक है। अगर हम लोग फिक्स्ड की बात करें, ये सिंपली सपोर्ट के बारे में पूछा गया था। बाई चांस अगर फिक्स बीम के बारे में पूछ दिया जाए, ठीक है, तो फिक्स बीम में अगर आप देखोगे तो इसका स्लोप जो होता है समथिंग इस टाइप के बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समथिंग जो स्लोप जो होता है कुछ इस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछेगा फिक्स्ड बीम के लिए तो यहाँ पर जो होता है ये जीरो होता है सपोर्ट पे, यहाँ भी सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं यहाँ पर। सो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड इनमें से कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड, कॉपर एंड लीड आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें क्या पूछा गया है, गोल्ड, कॉपर, लीड आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, डक्टिलिटी, क्रीप, प्लास्टिसिटी एंड मेलिबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी मीन्स आप क्या कर सकते हो, उसको इलोंगेट कर सकते हो। डक्टिलिटी मीन वो डक्टाइल मटीरियल है। तो क्या गोल्ड हमारा डक्टाइल मटीरियल है, कॉपर डक्टाइल मटीरियल है, लीड जो है डक्टाइल मटीरियल है,
सो नो ये सब डक्टाइल मटेरियल नहीं है। क्रीप क्या होता है? क्रीप जो होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू सस्टेन लोडिंग, मीन्स डेड लोड के कारण जो हमें डिफॉर्मेशन मिलता है। डेड लोड मीन्स बिल्डिंग का जो भी लोड होता है, जो स्ट्रक्चर का लोड होता है, उनके कारण हमें जो भी डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है उसे हम लोग क्रीप बोलते हैं। सो क्रीप इज़ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होता है? सो मैलिएबिलिटी में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गोल्ड को, ये भी ऑप्शन हमारा शीट के बारे में पूछा गया, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। देखो प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी ये होता है जब कोई आप लोड को अप्लाई करते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई सम लोड ऑन अ बॉडी एंड देन आप जब उस लोड को रिमूव करते हो, आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, सो वो जो होता है लोड जो है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। मेरे कहने का मतलब है जब भी आप किसी बॉडी पर लोड को अप्लाई करते हो और अपनी वो शेप को रिगेन नहीं करता है, यानी उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो उसे हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। समथिंग ये आपका एक बार है, ठीक है, हमने इसमें लोड को अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन आपने लोड को अप्लाई करने के बाद ये बार जो हमारा 5 मीटर का था, लेकिन अब हमें इसमें कुछ में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, अब ये क्या हो गया, 5.01 मीटर हो गया। सो 0.1 mm का हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सो ये क्या हो गया, कुछ प्लास्टिसिटी इसमें आ गई है। सो गोल्ड, कॉपर एंड लीड आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी, क्योंकि जब भी आप एक बार इसमें फोर्स को लगा के इसको इलोंगेट करते हो, ठीक है, खींचते हो, तो फिर ये अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाता है, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बने हुए हैं कुछ देर बाद आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एंड वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ उस चीज़ को आप नेगलेक्ट करें, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।